आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो संगठन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके महत्व क्या है, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त। तो पहले हम करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में। तो पहले है औपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है अनौपचारिक संगठन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले बात करते हैं इसके अर्थ की, यानी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो अर्थ है यानी कि मीनिंग जो है वो उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी प्रत्येक सदस्य की जो क्लियरली है वो डिफाइंड होती है। यानी कि औपचारिक संगठन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की जो अथॉरिटी है, अधिकार हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं, उसकी जवाबदेही है, वो पहले से ही डिफाइंड होती है, क्लियरली सबको पता होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक संगठन में उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी जवाबदेही क्या है, बिल्कुल क्लियर कट सब सदस्य जानते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक संगठन है जो इसकी डिफाइंड नहीं होती, यानी कि इसके अंदर किस सदस्य की क्या जिम्मेदारी है, क्या उसकी जवाबदेही है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, वो प्री डिफाइंड नहीं होता। यानी किसको नहीं पता कि किसकी क्या जवाबदेही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति वो जवाबदेह होगा, तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता। तो बात करते हैं ओरिजिन यानी कि स्थापना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो स्थापना है, जो शुरुआत है ड्यू टू रूल एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संस्था के नियम हैं या नीतियां हैं उसके कारण होती है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, वो नियमों के कारण होते हैं। पॉलिसीज जो होती है हमारी संस्था की, एक दूसरे के प्रति वो जवाबदेह होते हैं और उनको अपने दायित्वों का पूरी तरह से क्लैरिटी से पता होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, क्योंकि संस्था के नियमों और उसके नीतियों के कारण। तो इसकी जो स्थापना होती है संगठन की। और बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल संगठन है और अनौपचारिक संगठन है, इसकी जो शुरुआत है या इसका जो जन्म है वो सामाजिक संबंधों के कारण होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी विचार जिनकी आपस में मिलते हों तो उनका फिर आपस में ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के अनुसार एक संगठन बन जाता है, जिसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इसका जो आधार है वह है सामाजिक संबंध। अब बात करते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो है, अधिकार जो हैं वो पोस्ट के अनुसार होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जिस पद पर है तो उसी पद के अनुसार उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कोई क्लर्क है तो उसके अलग अधिकार हैं, कोई प्रबंधक है तो उसके अलग अधिकार हैं, कोई अधिकारी है उससे बड़ा डायरेक्टर, उसके अलग अधिकार हैं। तो जो अथॉरिटी या अधिकार है, ताकत है, वो पद के अनुसार होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और जो अधिकार है हमेशा डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि उच्च अधिकारी उतने उच्च अधिकार, नीचे वाला उतने कम अधिकार। तो इसका जो मूवमेंट है अथॉरिटी का वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि ऊपर से नीचे। बात करते हैं अनौपचारिक संगठन के अंदर जो अथॉरिटी होती है वो व्यक्तियों की क्वालिटी पर निर्भर करती है कि जो ये टीम या संगठन होता है अनौपचारिक, इसके अंदर अगर जो भी अधिकार हैं वो किसके पास होंगे, तो वह व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, जिस कर्मचारी के अंदर, वही उस संगठन को लीड करता है, उस संगठन को चलाता है, या उस संगठन वैसे के अंदर उसके अंदर पावर होती है उसके गुणों के कारण। और जो मूवमेंट है अधिकारों का अनौपचारिक संगठन में वह डाउनवर्ड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि यहाँ अपने से नीचे अधिकारी नीचे से भी बात कर सकते हैं और अपने बराबर वालों से भी आप बात कर सकते हैं, अधिकार बराबर होते हैं। तो यहाँ जो अधिकारों का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी हो सकता है और समान रूप से भी हो सकता है। अब बात करते हैं व्यवहार यानी कि बिहेवियर। तो इसके अंदर जो बिहेवियर है व्यक्तियों का औपचारिक संगठन में प्री डिटरमाइंड, पहले से ही निर्धारित होता है। यानी कि सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, कौन किसके प्रति जवाबदेह है, उनका व्यवहार कैसा होगा, तो नियमों से बंधे होते हैं, नियमों का पालन करना होता है। तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है।
लेकिन जो अनौपचारिक संगठन है इसके अंदर जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल अटैचमेंट से, यानी कि जिसके साथ आपकी जितनी अटैचमेंट हो, जितना आपकी उसके साथ गुडविल हो, भाईचारा हो, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके साथ व्यवहार करेंगे उस व्यक्ति के साथ, जो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी अटैचमेंट से, व्यक्तियों से, किस व्यक्ति से आपकी कैसी अटैचमेंट है उसके साथ आपका जो बिहेवियर वैसा ही आपका होगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार होता है वो किस फ्लो करता है, किस ओर चलता है, फॉर्मल में और किस ओर चलता है इनफॉर्मल में। तो जो फॉर्मल यानी औपचारिक संगठन है इसके अंदर जो संचार है वह चलता है मूव्स इन स्केलर चैन। तो स्केलर चैन हम जानते ही हैं। तो स्केलर चैन में क्या होता है, जो नीचे का अधिकारी वो केवल अपने से उच्च अधिकारी को ही रिपोर्ट कर सकता है, यानी कि बीच में एक स्टेप मिस नहीं कर सकता। यानी कि ये नहीं है कि एक है ए लेवल का कर्मचारी सीधा डी के पास चला जाए। ए जो है पहले अपने से उच्च अधिकारी बी से संपर्क करेगा, बी फिर सी से करेगा, सी डी से करेगा। तो इस तरह से स्केलर चेन में कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, यानी से एक निम्न कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी को, वो अपने से उच्च अधिकारी को, वो अपने से उच्च अधिकारी को, इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन नीचे से कंप्लेंट और सजेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, और ऊपर पॉलिसी जो है, नियम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करते हैं, लेकिन स्केलर चैन में चलते हैं। और अनौपचारिक संगठन की बात करते हैं, इसका जो मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी स्केलर चैन फॉलो नहीं होती, कोई भी किसी से भी कभी भी किसी समय बात कर सकता है या अपनी बात रख सकता है। नेचर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेबल यानी कि ज़्यादा स्थिर होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, क्योंकि नियमों पर बंधा हुआ है, नियमों पर आधारित है, और इसमें जो पूर्वानुमान है वह भी संभव है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो अनौपचारिक संगठन है ये लेस स्टेबल है, कब समाप्त हो जाए, कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, तो इसके जो पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं है। बात करते हैं लीडरशिप की, यानी कि इसका जो नेतृत्व है वो कौन करता है इस संगठन का। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो नेतृत्व है वो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, यानी मैनेजर जो हैं, प्रबंधक जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं प्रत्येक विभागों का। और जो अनौपचारिक संगठन है इसका जो नेतृत्व है वो चुने हुए व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसे लीडर कहा जाता है, या जो अपनी टीम को लीड करता है, यानी कि उसका चयन होता है, उस व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं, और वो सभी टीम को साथ लेकर चल सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान करवा सकता है और सबको साथ लेकर चलेगा। वही जो है उनके गुणों के कारण उसको टीम का लीडर चुना जाता है। साइज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो बड़ा होता है और इनफॉर्मल का जो साइज़ है वो छोटा होता है। उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो अपने उद्देश्य हैं या लक्ष्य है या टारगेट हैं संस्था के, इनको प्राप्त करने के लिए इसका जो निर्माण है वो किया जाता है, यानी कि संगठन जो फॉर्मल है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो इसकी जो स्थापना है या इसका जो उद्देश्य है बनाने के पीछे वो साइकोलॉजिकल और सोशल, यानी कि सामाजिक और नीड और साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो नीड है हमारी उसे पूरा सदस्यों को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि ज़रूरतों के हिसाब आवश्यकताओं के अनुसार इसका जो निर्माण है हो जाता है। लोग इसके साथ जुड़ते हैं संगठन के साथ और फिर वो मिलकर लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो ये हुआ कुछ अंतर फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है नियमों से बंधा है और इनफॉर्मल में नियम नहीं होते, यानी कि जैसे 4-5 दोस्त होते हैं, हम इकट्ठे मिलकर बातचीत करते हैं तो आपस में बतलाते हैं, तो उसमें कोई नियम नहीं होते, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। तो इनफॉर्मल जैसे कर्मचारी होते हैं वो यूनियन बना लेते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसे भी फ्लो कर सकता है, उसमें ये अंतर जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि औपचारिक संगठन। जब कहता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर यानी कि कॉमन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कॉमन यानी कि मिलकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उसे
औपचारिक संगठन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि यह जानबूझकर क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अपने आप नहीं बनता, क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वह अपने आप ज़रूरतों के हिसाब आवश्यकताओं के अनुसार बन जाता है, वो किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यह जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनके द्वारा बनाया जाता है संस्था को चलाने के लिए। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीजर, क्योंकि ये नियमों से बंधा होता है और इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। जो नियम है वो सब रिटर्न के फॉर्म में होते हैं, लिखित में होते हैं, और उन नियमों का पालन करना होता है इनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा। और इट इज़ इम्पर्सनल, डज नॉट टेक कंसिडरेशन इमोशन एस्पेक्ट, यानी कि इसमें व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये इम्पर्सनल होता है और यहाँ पर भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि नियमों का पालन किया जाता है। कोई अगर कर्मचारी है उसने कार्य ठीक से नहीं किया जिसको सज़ा दी जाएगी, तो यहाँ पर इमोशंस या के लिए कोई जगह नहीं होती, ये इम्पर्सनल होता है। और जो भी अधिकार हैं, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रत्येक व्यक्ति की, वो क्लियरली डिफाइन होती हैं। पीछे भी हमने पढ़ा है, सबको पता है कि इसको क्या करना, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानता है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और इसकी जो स्थापना है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। इसके फ़ायदे क्या हैं? जो औपचारिक संगठन है इसके फ़ायदे, तो पहला है ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य डिसाइड हमने कर दिया था, उसके उत्तरदायित्व निर्धारण कर दिए थे, तो हम जवाबदेही निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हमने पता है किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। यदि वह अच्छे ढंग से नहीं कर पाता तो हम उसकी जवाबदेही तय आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है। दूसरा है नो ओवरलैपिंग, यानी कि जो कार्य है उसमें डबलिंग नहीं होगी, यानी कि जो वेस्ट टाइम जो है हमारा वेस्ट नहीं होगा। जो कार्य को हम प्रथम बार ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सबको अपने लक्ष्यों का, अपने कार्यों का पता होता है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश प्राप्त होते हैं, जिसे यूनिटी ऑफ कमांड है, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और वो उसके प्रति ही जवाबदेह हो। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी, क्योंकि जो संस्था के उद्देश्य हैं जब सबको पता होगा भी क्या कार्य किसने करना है, तो संस्था के जो उद्देश्य हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आसानी से हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारे संसाधन हैं उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्थिरता, संगठन में स्थिरता बनी रहती है। तो हमने फीचर में भी पढ़ा था, डिफरेंस जब हमने किए थे कि स्थिरता होती है इसके अंदर, तो बार बार इसमें आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता ज़्यादा पाई जाती है। जो कर्मचारियों का बिहेवियर है वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, तो नियमों के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है, तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, तो इस संगठन के अंदर जो है स्थिरता पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की या लिमिटेशन की, क्या कमियां हैं जो औपचारिक संगठन है। पहला है डिले इन वर्क, कार्य में देरी। तो जो भी कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत डिले हो जाता है, क्योंकि जो भी कार्य है वो नियमों से बंधा होता है। आप कोई खुद निर्णय नहीं ले सकते, तो आपको जो निर्णय पर अपने जो समस्याएं हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी होती हैं। जब तक वहां से उसका समाधान नहीं आता, तो समाधान आने में समय लग जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो स्केलर चेन में चलती है, जिस कारण से जो कार्य है उनमें देरी हो जाती है। दूसरा है लैक ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, काम करते हैं, जिनमें क्षमता है या योग्यता है या कुछ नया करने की या सोचने की, तो उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें जो कार्य दिया गया है उन्हें सिर्फ वही करना होता है, वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनिशिएटिव की जो कमी है वो कमी पाई जाती है। लिमिटेड इन स्कोप, यानी कि उसका जो क्षेत्र है वह सीमित है। तो इसको समझना, इंसान के जो संबंध है एक ही संगठन के अंदर, उन पर ज़्यादा स्ट्रक्चर और वर्क एम्फेसिस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
अंडरस्टैंड करना ह्यूमन रिलेशनशिप को उसी संगठन के अंदर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो संगठन है वो व्यक्तियों के संबंधों पर आधारित होता है और व्यक्ति जो है उसका जो बिहेवियर है समय समय पर बदलता रहता है, तो जिसके कारण भी ये एक जो दिक्कत आती है संगठन के अंदर, तो स्कोप इसका लिमिटेड है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो क्रिएट होता है, उसका क्रिएशन का कारण है कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजियस, कम्युनल रिलेशन, यानी कि जिन व्यक्तियों का आपस में विचार मिलते हों, चाहे वो धार्मिक आधार पर हों, चाहे फिर वो जातीय आधार पर हों, चाहे उनके जो इंटरेस्ट हैं या हित हैं वो कॉमन हो, या उनके जो टेस्ट हैं वो एक समान हो, तो इन आधारों पर तो ये ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और जिनके विचार आपस में मिल जाते हैं, जिनकी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो सकती हैं, चाहे वो जातीय रूप में हो सकती हैं। एग्जाम्पल है जैसे एम्प्लॉयज़ आर विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजन, यानी कि जो फिल्मों में काम करते हैं उनके कलाकारों से संबंध अपने आप बन जाते हैं, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उनके स्पोर्ट्स लोगों के साथ उनके संपर्क बनते हैं। तो इस तरह से जो उनके संगठन या उनके जो है इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, उनकी ज़रूरत के अनुसार से, उनके कार्यों के हिसाब से, उनके ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी जातीय आधार से, धर्म के हिसाब से ये अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं, ये किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते। तो इसकी परिभाषा है तो नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, यानी कि प्राकृतिक, यानी कि अपने आप किसी के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता। तो जो इसका निर्माण है वो प्राकृतिक के द्वारा होता है इन द वर्क सिचुएशन ऑफ मीट पर्सनल नीड, यानी कि ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से हम ये जो ग्रुप है प्राकृतिक रूप से अपने आप ही जो क्रिएट है स्थापित हो जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? तो पहली फीचर है इसकी जो स्थापना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, वह हो जाती है इंटरेक्शन से। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी जो हैं संस्था में काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इस तरह से बातचीत करते करते या उनके विचार जिनके जिससे मिल जाते हैं या जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, तो उनके बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हो जाता है और जो अपने आप हो जाता है, किसी के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा है इसके कोई रूल यानी कोई नियम नहीं होते और कोई इसकी अपनी प्रक्रिया नहीं होती। और जो कम्युनिकेशन है, ये संचार है या बातचीत है, इसके भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि फॉर्मल के अंदर तो स्केलर चैन में यानी कि एक कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी तक ही बात रख सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, संचार का। तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है। और इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी कि यह जानबूझकर इसकी स्थापना नहीं की जाती। इसकी स्थापना जो है अपने आप ही ज़रूरतों के हिसाब से हो जाती है, किसी के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की जाती। और यह व्यक्तिगत होता है क्योंकि यह भावनाओं पर आधारित है कि जिस व्यक्ति के साथ आपके विचार मिलते हैं या फीलिंग जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हीं के साथ आप जो है ग्रुप आपके क्रिएट हो जाते हैं, जिनसे आपके विचार मिलते हों, ज़रूरतें एक जैसी हों या कार्यों के अनुसार इनका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत भावनाओं का जो है वो कद्र होती है, भावनाओं के मूल्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियमों का कोई आदान प्रदान या नियमों को कोई पालन नहीं होता, क्योंकि इसके कोई नियम नहीं होते। फायदे क्या हैं अनौपचारिक संगठन के? स्पीड, यानी जो भी कार्य है, जो भी निर्णय है, जो भी संचार है, जो भी सूचनाएं हैं, वह बहुत तेज़ी से फैलती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है सामाजिक आवश्यकता, यानी कि व्यक्तियों की अपनी कोई सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, तो यह जो संगठन है उनकी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ज़रूरतों के हिसाब से, कार्यों के हिसाब से संगठनों का निर्माण होता है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है। तीसरा क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, क्योंकि कोई नियम नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता इसके अंतर्गत, तो जो भी समस्या है उसका जो आपका लीडर है आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचाता है और आपकी जो समस्या है आपके लिए लड़ता है, अपने टीम के लिए, अपने मेंबर के लिए, अपने सदस्यों के लिए। इस प्रकार से जो आप अगर अपनी बात नहीं रख पाते अपने जो सुपीरियर तक, तो जो आपकी जो यूनियन है या आपका जो संगठन है, जो आपका जो ये है, आपके लिए जो आपकी बात है ऊपर तक पहुंचाने में आपकी सहायता करता है। इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या हैं अनौपचारिक संगठन के?
पहला जो है अफवाहों को फैलाना। तो इससे क्या अफवाहें भी फैलती हैं। जब हमने पढ़ा था इसकी जो एडवांटेज थे, यानी सूचनाओं का जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो तेज़ी से सूचनाएं होने प्रवाह होने के कारण सूचनाओं का, तो कई बार जो है जो सूचनाएं हैं जो गलत होती हैं वो भी बड़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। यानी कि जो अफवाहें हैं उनका जो प्रचार प्रसार है इन अनौपचारिक संगठनों के माध्यम से बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इट रजिस्ट चेंज, यानी कि जो ये परिवर्तन है, रजिस्ट चेंज है, उसको स्वीकार नहीं करते। यानी कि अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक, पुरानी ही टेक्निक उन पर ही चलते हैं। जब कोई नया सदस्य ग्रुप में जुड़ता है या आता है तो आप उसको इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते, तो परिवर्तन का विरोध होता है। यहाँ पर स्ट्रेस यानी कि समस्या क्रिएट करता है। उसके बाद प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत जो भी जो प्रायोरिटी है, जो सबसे प्राथमिकता है, वह जो ग्रुप है हमारा जो बनाया गया है उसके हितों को दी जाती है इनके सदस्यों की तुलना में। यानी कि ग्रुप पहले है, ग्रुप के हितों को पहले ध्यान में रखा जाता है और उसका जो सदस्य है उसको बाद में ध्यान में रखा जाता है। तो यह भी इसकी एक लिमिटेशन है। और आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।